करता हूँ। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। चलिए साथियों, फटाफट सभी के सभी बच्चे जो हैं इस सत्र के साथ जुड़ना प्रारंभ कर दीजिए, ताकि आज का ये जो महत्वपूर्ण सत्र है इस सत्र को हम लोग प्रारंभ कर सके। फटाफट सभी के सभी साथी आ जाओ। मैं आशा कर रहा हूँ आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे और एग्जामपुर के साथ बढ़िया ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आ जाइए सभी के सभी साथी, ये मस्त क्लास का आगाज करते हैं आज की क्लास का। ठीक है, फटाफट सभी के सभी साथी आ जाओ। ठीक है, चलिए चलिए, आप सबको नमस्कार है, आप सबको जय हिंद है। मैं आशा कर रहा हूं कि बहुत मजेदार ढंग से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, पिछले क्लास में हमने बात कर लिया हुआ था प्रोटीन्स और फैट्स के विषय में। तो आज की क्लास जो है ये क्लास मिनरल्स को समर्पित है। जो महत्वपूर्ण मिनरल्स है फटाफट उनके विषय में बात करेंगे। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप सारे लोग तैयार हो गए हुए हो। तो चलो फिर इस क्लास को हम लोग आज की क्लास को आगाज करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तूफान साहब। चलिए आइए, तो क्लास का आगाज करते हैं बच्चों, और मिनरल्स के विषय में बात करते हैं कि ये खनिज जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं। ठीक है, तो याद रखा करो, चाहे खनिज जो हो सकते हैं ये धातु हो सकते हैं, अधातु हो सकते हैं या उनके लवण हो सकते हैं। तो धातु, अधातु तथा उनके लवणों को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। हमारे शरीर को अलग अलग खनिजों की जरूरत होती है, जैसे कैल्शियम की जरूरत होती है, आयरन की जरूरत होती है, कोबाल्ट की जरूरत होती है, पोटेशियम की जरूरत होती है। तो इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको ध्यान में रख लेना है, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि खनिज क्या हुआ। ठीक है, खनिज क्या हुआ? तो मैंने आपको बताया धातु, अधातु तथा उनके लवण क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। तो सबसे पहले नोट करते हैं बच्चों की खनिज क्या हो गए। तो धातु, अधातु, धातु, अधातु तथा उनके लवण, उनके लवण खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ठीक है, हमने कहा धातु, अधातु तथा उनके लवण खनिज कहलाते हैं। मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल्स एंड देयर सॉल्ट, एंड देयर सॉल्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स। तो जो धातु हो गए, अधातु हो गए और उनके खनिज हो गए, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको मिनरल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करें कि कौन कौन से प्रमुख मिनरल्स हैं, जिन मिनरल्स के विषय में हमें पढ़ाई करनी है, जिनसे हमारे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक एक करके सभी मिनरल्स के विषय में हम लोग बात करेंगे। बहुत बढ़िया, सौरभ जी कह रहे हैं जैसे सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया। बहुत अच्छे बच्चे। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं कि हमारे पास सोडियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया। ठीक है, सोडियम आयन हो गया, Na+ से जिसको हम लोग बात करते हैं। बहुत बढ़िया, पोटेशियम आयन हो गया। बहुत अच्छे, पोटेशियम आयन हो गया हमारे पास बच्चों, पोटेशियम आयन हो गया, आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? खनिज होते हैं। तो अलग अलग जो खनिज है, इन सभी खनिजों के विषय में आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इस कड़ी में हम लोग बात करते हैं किसके विषय में? सबसे पहली खनिज जिसके विषय में मैं बात करने वाला हूं, जिसको पेपर में पूछा जाता है, ये है क्लोरीन। तो क्लोरीन से हम लोग अपनी बात शुरू करेंगे। ठीक है, क्लोरीन के विषय में बात करते हैं। Cl जिसका सिंबल होता है। ठीक है, क्लोरीन के विषय में बात करते हैं। हाँ, ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्लोरीन के विषय में बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले कि ये जो क्लोरीन होता है, इस क्लोरीन का क्या कार्य है? ठीक है, ध्यान में रखा कीजिए, जितने भी कोशिकाएं होती है, जितनी भी बाह्य कोशिकाएं होती है, तो सभी बाह्य कोशिकाओं का क्या जो मूल तरल पदार्थ होता है, जो मूलभूत तरल पदार्थ होता है, जो सभी बाह्य कोशिकाओं में पाया जाता है, वह क्या हो जाता है? क्लोरीन होता है। तो ध्यान में रखा कीजिए, ये बाह्य कोशिकाओं का मूल तरल पदार्थ होता है। ठीक है, या मुख्य तरल पदार्थ होता है। तो याद रखा कीजिए, यह बाह्य कोशिकाओं का, यह बाह्य कोशिकाओं का
बाह्य कोशिकाओं का मुख्य तरल पदार्थ होता है या बाह्य कोशिकाओं का मुख्य तरल पदार्थ होता है। इट इज द मेन लिक्विड सब्सटेंस ऑफ आउटर सेल। तो जो भी कोशिका है उस कोशिका का मुख्य बाह्य पदार्थ जो हो जाता है, यह क्या हो जाता है, यह हो जाता है क्लोरीन हो जाता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। रुचि जी आप पहली क्लास अटेंड कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके समझ में आ जाएगा। दीपक भाई आप भी अभी ज्वाइन किए हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप लोग पढ़ते चलिए। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन से खनिज जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों का कार्य करते हैं, उनका क्या क्या कार्य है, उनका स्रोत क्या क्या है, उनकी दैनिक आवश्यकताएं कितनी होती है। इस क्लास में ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप मजे से पढ़िए और कहीं से किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मेरी है। आती है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, सर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कि ये जो क्लोरीन होता है, इस क्लोरीन का हमारे शरीर के अंदर क्या महत्व होता है। तो ध्यान में रखिए कि जो क्लोरीन होता है यह खनिज आपके शरीर में HCl का संश्लेषण करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संश्लेषण करता है। पाचन में आप लोग पढ़ेंगे कि आपके अमाशय में जठर रस बनता है, गैस्ट्रिक जूस बनता है, जिस गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। इसमें क्या है, क्लोरीन है। तो ये HCl का संश्लेषण करता है और आपके शरीर के अंदर क्या हो जाता है, अम्ल और क्षार का संतुलन बनाकर रखता है। एसिड और बेस के बैलेंस को बनाकर रखने का कार्य किसका है, क्लोरीन का है बच्चों। ठीक है, तो क्लोरीन का कार्य है। ठीक है, चलिए, हाँ मांसपेशियों में ऐंठन भी हो जाती है कमी से, बहुत बढ़िया। तो यह HCl का संश्लेषण करता है, यह HCl का संश्लेषण करता है तथा शरीर में अम्ल तथा क्षार का संतुलन बनाकर रखता है, संतुलन बनाकर रखता है। ठीक है, it helps in synthesis of HCl and it maintain the balance of and it maintain the balance of acid and base in our body, तो हमारे शरीर में क्या करता है बच्चों, ये अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाकर रखता है। ध्यान में रखिएगा, अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाकर रखता है। ये क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों कि कमी से क्या देखने को मिलता है। तो देखिए बहुत बढ़िया, अभी एक साथी ने इसका उपयोग बताया था। हाँ, वो तो प्रोटीन के विषय में बात हुई थी कोच साहब कि मुलर ने इसको दिया हुआ था। बहुत बढ़िया। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं हो जाएगा भाई साहब। मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है कि परसेंटेज स्पेशल आपको देखा जाता है। बिल्कुल, आप ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस, संश्लेषण का मतलब क्या हो जाता है? देखिए, कोई भी जो चीज होती है उसको तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संश्लेषण। सिंथेसिस का मतलब होता है ब्रोकन डाउन। ठीक है किरण जी, ब्रोकन डाउन का तात्पर्य हो जाता है सिंथेसिस। अब देखिए, इसकी कमी से क्या हो जाती है, जो मांसपेशियां हैं, इस मांसपेशियों में क्रैम्प आता है, क्रैम्प आ जाता है।
और साथ ही साथ क्या हो जाता है, भूख कम लगती है। तो याद रखा कीजिए, किसकी कमी से कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या हो जाता है अगर क्लोरीन खनिज जो है इसकी कमी से हो जाए। संश्लेषण बताया अनु, मैंने संश्लेषण बताया टू ब्रोकन डाउन, ठीक है, टू ब्रोकन डाउन, किसी चीज को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ध्यान में रखा कीजिए कि इसकी कमी से मांसपेशियों में क्रैम्प आता है, जिसको ऐंठन भी आप लोग कहते हैं। मांसपेशियों में क्रैम्प्स आता है तथा भूख कम लगती है, ठीक है, लगती है। its deficiency causes cramps in muscles and lower hunger, ठीक है, एंड लोअर हंगर एबिलिटी। भूख लगने की जो क्षमता होती है इसमें क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। बैक स्लाइड को दिखा दूं, ठीक है, बैक स्लाइड को दिखा दूं, चलो बैक स्लाइड को देख लेते हैं। बैक स्लाइड को देख लेते हैं कि क्या क्या था क्लोरीन के अंदर, कि यह बाह्य कोशिकाओं का मुख्य तरल पदार्थ होता है, यह HCl का संश्लेषण करता है तथा शरीर में अम्ल तथा क्षार का संतुलन बनाकर रखता है, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ HCl एंड इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन आवर बॉडी। ठीक है, हो गया ये। चलो अब बात करते हैं क्रैम्प। क्या क्रैम्प का मतलब ऐंठन होता है बच्चे। क्रैम्प का मतलब क्या हो जाता है, ऐंठन हो जाता है। मांसपेशियां जो होती है, मांसपेशियों में दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा, ऐंठन होनी शुरू हो जाएगी, इसको क्रैम्प बोला जाता है। व्यक्ति जो होता है चलने फिरने में क्या होगी, दिक्कत होगी, दर्द देगा, तो इस तरह की चीजें जो होती है वह देखने में मिलता है। ठीक है सर, प्रोटीन वर्ड किसने दिया था, बताया तो था रोहित, पिछले क्लास में मूलर नाम के साइंटिस्ट ने दिया हुआ था 1838 में। इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो को देख लो बच्चा एक बार, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन किस किस भोज्य पदार्थ में मिलता है, इसके मुख्य स्रोत क्या है बच्चों, इसके मुख्य स्रोत क्या है। मुख्य स्रोत देखिए इसके क्या क्या हैं, इसके मेन सोर्सेस क्या क्या हैं, मेन सोर्सेस इसके देखिए क्या क्या है बच्चों। तो ये जो हो जाता है नमक युक्त भोजन में मिलता है, ध्यान में रखा कीजिए, नमक युक्त जो भी भोजन होते हैं, फूड कंटेनिंग साल्ट, तो उनमें मिलेगा, नमक युक्त भोजन में मिलेगा, नमक युक्त भोजन में मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ यह किस में मिलता है, समुद्री भोजन में मिलता है, जैसे मछली वगैरह हो गई, प्रॉन्स वगैरह हो गए, झींगा वगैरह हो गए, ये सारे जो सी फूड होते हैं उनमें मिलता है। तो नमक युक्त भोजन तथा समुद्री भोजन जो होते हैं इसके मुख्य स्रोत होते हैं बालक। ठीक है, फूड कंटेनिंग साल्ट, फूड कंटेनिंग सॉल्ट एंड सी फूड। तो सी फूड वगैरह जो होते हैं ये प्राइम सोर्स होते हैं किसके, आपके क्लोरीन के। ठीक है, अरे देख रहा हूं आपका कमेंट देख रहा हूं, इतना सारा जो होता है स्पैम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतना सारा स्पैम करने की जरूरत नहीं है, एक बार बता दिया कीजिए। बोर्ड की तरफ देखता हूं तो कमेंट छूट जाता होगा, दोबारा से कर दीजिए, फिर से देख। क्या हमारे अमाशय में HCl अम्ल लोहे को भी गला सकता है, बिल्कुल नहीं। लोहे को कैसे गला देगा, आपके पेट के अंदर जो HCl बनता है वो डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेटेड नहीं होता है, तो लोहे को कैसे गला देगा। अगर इतना वो हार्ड रहता, इतना स्ट्रांग रहता, इतना कंसंट्रेटेड रहता, तो पता चलता कि आपकी अमाशय की आंतरिक दीवारें झुलस जाती भाई। तो लोहा को नहीं गला सकता है, ध्यान में रखा कीजिए अनुजी। ठीक है, क्रैम्प्स एक बार बता दीजिए, क्रैम्प्स का मतलब क्या हुआ। कई बार आप लोग देखिए क्या हो जाता है, कई बार क्या हो जाता है कि पैर जो होती है, ये पैर की पेशियां होती है, इसमें झंझनाहट महसूस होता है, ऐंठन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। तो इस ऐंठन या दर्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रैम्प। क्रैम्प का मतलब क्या होता है, खिंचाव, खिंचाव, ऐंठन, दर्द, ये सारी चीजें किस में देखने को मिलती है, क्रैम्प में देखने को मिलती है। ठीक है, अब आप लोगों के समझ में ये बात आ गई होगी, आशा कर रहा हुआ हूं। तो ये देखिए
ज्यादा क्लोरीन लेते हैं तो क्या होगा, ज्यादा क्लोरीन अगर लेगोगे तो उपापचय प्रक्रिया जो होगी वो उपापचय प्रक्रिया बिगड़ जाएगी आपकी, जिसके चलते बहुत सारे जो हार्मोन्स है उनके सिंथेसिस में, उन हार्मोन्स के सैचुरेशन में क्या हो जाएगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो एक मेंटेन बनाकर रखना चाहिए। इसीलिए बात कर लेते हैं, अब आपने पूछा हुआ है कि सर वो लेवल क्या होना चाहिए, कि प्रतिदिन दैनिक आवश्यकता कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आओ चलो इस पे बात कर लेते हैं कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। कम मात्रा में चाहिए होता है। दैनिक आवश्यकता देखिए कितनी होती है एक अडल्ट पर्सन के लिए, डेली रिक्वायरमेंट कितनी हो जाती है बच्चों। तो डेली रिक्वायरमेंट जो है इसकी लगभग ये 3.2 ग्राम के आसपास इसकी दैनिक आवश्यकता होती है। ध्यान में रखिएगा 3.2 ग्राम क्लोरीन की आवश्यकता होती है। तो इतनी बातें आप लोगों को क्या रखना है। HCl की मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या होगा सर, लोकेश जी अभी डाइजेशन में पढ़ेंगे। HCl की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो पहली चीज तो क्या होगी, एसिडिटी हो जाएगी। एसिडिटी हो जाती है, कई बार एसिडिटी हो जाती है ना, तो एसिडिटी हो जाएगी। साथ ही साथ क्या हो जाता है, स्टमक जो है, स्टमक की इंटरनल वॉल जो होगी वो बर्न आउट हो जाएगी, वो झुलस जाएगी, जिसके चलते एक बीमारी होती है, जिस बीमारी को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है बाबू। तो अल्सर की बीमारी देखने को मिलेगी, एसिडिटी हो जाएगी अगर HCl जो है वो HCl का प्रभाव ज्यादा होने लगे तो। सर हमारी बॉडी में CO2 कैसी बनती है। पहले बात तो गौतम कुमार जी की ये प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को आप लोग पूछा कीजिए, नहीं तो फिर मैं पढ़ाऊंगा क्या। चलिए फिर भी आपने प्रश्न पूछा है तो बता देता हूं। जितने भी सजीव प्राणी हैं ये सभी के सभी सजीव प्राणी का निर्माण किससे हुआ है, कार्बन से हुआ है। कार्बन से हम सारे लोग बने हुए हैं और हमारे शरीर में भोजन को जलाकर ऊर्जा निकाला जाता है। तो जलाने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल नहीं सकती है, तो हम बाहर वातावरण से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। इस ऑक्सीजन की सहायता से भोजन को जलाकर ऊर्जा बनाया जाता है। तो शरीर का जो कार्बन है ये कार्बन भी तो जलेगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो कौन सी गैस बनेगी बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, चलिए तो ये क्लोरीन को आपने सीख लिया, क्लोरीन को देख लिया। अब चलिए दूसरा हम लोग पोषक तत्व लेते हैं। दूसरा पोषक तत्व क्या है, ठीक है, दूसरा पोषक तत्व जिसको आपको पढ़ना है ये है बाबू मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए दूसरा पोषक तत्व बच्चों जो आप लोगों को पढ़नी है ये है मैग्नीशियम, जिसको आपके पेपर में पूछा जाता है। मैग्नीशियम पर ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम Mg जिसको कहते हो। अब बात करें कि ये जो मैग्नीशियम होता है बच्चों, इस मैग्नीशियम का क्या होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का क्या रोल होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का क्या रोल होता है, तो आपको पता है कि आपके शरीर में भोजन को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम बनते हैं। तो ये क्या करता है, ये एंजाइमों को सक्रिय बनाता है। ध्यान में रखा कीजिए, मैग्नीशियम क्या करता है, शरीर में जो अलग अलग एंजाइम बनते हैं उन एंजाइमों को सक्रिय बनाता है। ठीक है, यह एंजाइमों को सक्रिय बनाता है, एंजाइमों को सक्रिय बनाता है, को सक्रिय बनाता है, सक्रिय बनाता है। ठीक है, तो डिफरेंट जो एंजाइम्स बनते हैं उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का कार्य किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स। तो ये क्या करता है, एंजाइमों को सक्रिय बनाता है। ठीक है, यह एंजाइमों को क्या करता है, सक्रिय बनाता है बच्चों। अब बात करते हैं कि और इसका क्या रोल होता है। तो देखो ये आपके पास जो हड्डियों का निर्माण होता है और दांतों का निर्माण होता है, तो आप कहते हैं कि हड्डियों का निर्माण और दांतों का निर्माण कैल्शियम के द्वारा होता है, लेकिन एक दूसरा तत्व भी उसमें मुख्य भूमिका निभाता है, जो तत्व क्या है, मैग्नीशियम भी है। ध्यान में रखा कीजिए, हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए बच्चों मैग्नीशियम तत्व की भी जरूरत होती है। तो हड्डियों और दांतों का क्या होता है, एक प्रमुख घटक होता है ये। ठीक है, यह हड्डियों तथा दांतों का प्रमुख घटक होता है, दांतों का प्रमुख घटक होता है। घटक का मतलब क्या हो गया कि कंपोनेंट, जिससे मिलकर बने हैं। प्रमुख घटक होता है, प्रमुख घटक होता है। ठीक है, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ,
बोन्स एंड टिथ। तो हड्डियों और दांतों का क्या होता है, प्रमुख घटक होता है। हड्डियां और दांतों के निर्माण में भी क्या हो जाता है, इसका रोल होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए, जो लोग मोबाइल पर देखते हैं उनको दिक्कत होती है, तो जो भी साथी लैपटॉप पर देखते हैं, आप में से सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग स्पैम ना करें। ये बात मुझे कितनी बार आप लोगों को बतानी पड़ेगी। ठीक है, देखिए आप ध्यान में रखा कीजिए, आप सभी के सभी लोग। इतनी कुछ समझाने के बावजूद भी ये सारी चीजें चलती है बच्चों, अच्छी बात नहीं है। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगर बात करें कि इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अगर इसकी कमी देखने को मिलेगी तो आपकी हड्डियां जो होगी बच्चों, वो क्या हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, इट्स डिफिशियंसी कॉजेज, इट्स डिफिशियंसी कॉजेज वीकनेस ऑफ बोन, वीकनेस ऑफ बोन। तो हड्डियां जो होती है बच्चों क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों कि ये जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, किन किन स्रोतों से मिलती है। तो ध्यान में रखा कीजिए, हरी सब्जियां जो होते हैं, अनाज जो होते हैं, हर तरह के अनाज, उनमें से मैग्नीशियम का आपको प्राप्ति होती है। तो हरी सब्जियां तथा अनाज लिख लीजिए इसके स्रोत में। इसके स्रोत में सोर्सेस जिनसे यह प्राप्त होता है, सोर्सेस के अंदर आप आइए और लिखिए हरी सब्जियां तथा अनाज, हरी सब्जियां तथा अनाज। ठीक है बच्चों, ये हो गया ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। तो हरी सब्जियां और जो अनाज हो जाते हैं वो इसके प्रमुख स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए जी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। किरण जी, हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का यूज हो जाता है। अभी आपको आगे फास्फोरस का भी यूज हो जाता है। हड्डियां केवल कैल्शियम की नहीं बनी होती है, उसमें मैग्नीशियम का भी रोल होता है। कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, फास्फोरस का भी रोल होता है। अगर उसमें प्रोटीन की बात कीजिएगा तो ओसिन प्रोटीन भी पाई जाती है। कार्टिलेज के हिसाब से बात कीजिएगा तो कॉन्ड्रीन प्रोटीन भी पाई जाती है। तो कई सारी चीजें हो जाती है। कैल्शियम तो मान के चल लीजिए है ही है, उसके साथ मैग्नीशियम भी है बाबू, उसके साथ मैग्नीशियम भी है। तो कोई एक ऐसी बात थोड़े है कि एक सिंगल एक ही चीज का बना हुआ है। आ रही है किरण सैनी जी बात समझ में? केवल कैल्शियम ही नहीं है, उसमें मैग्नीशियम भी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी है बाबू। दैनिक आवश्यकता इसकी कितनी है बच्चों? दैनिक आवश्यकता कितनी है, डेली रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? डेली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये लगभग आपके पास होता है 3.5 mg, ग्राम नहीं मिलीग्राम, 3.5 मिलीग्राम के आसपास इसकी आवश्यकता होती है। 3.5 mg के आसपास इसकी आवश्यकता होती है। क्लियर? चलिए ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। तो यहां पर हमने बात कर लिया किसके किसके संदर्भ में, यहां पर हमने बच्चों बात कर लिया आपके पास क्लोरीन और मैग्नीशियम के विषय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं। क्या हुआ, क्या समस्या आ रही है बताइए? सर शरीर में कितने प्रतिशत पाया जाता है, क्या चीज कितने प्रतिशत पाया जाता है बताइए? हमारे शरीर में कितने एंजाइम है? हमारे शरीर में एंजाइम की कोई संख्या नहीं हो जाती है। अलग अलग चीजों को पचाने के लिए पूछ सकते हैं कि इसको पचाने में कौन सा एंजाइम रोल लेगा, इसको पचाने में कौन सा एंजाइम रोल लेगा। ये कोई प्रश्न नहीं हुआ कि कितने एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीन को पचाने के लिए अलग एंजाइम की जरूरत होती है। बात आपके समझ में आ रही है? प्रोटीन को पचाने के लिए अलग एंजाइम की जरूरत हो जाती है। आपको
फैट को पचाने के लिए अलग एंजाइम की ज़रूरत होती है, स्टार्च को पचाने के लिए अलग एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो शरीर के अंदर कई सारे एंजाइम्स हैं जिनको पचाने के लिए अलग अलग चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। चलिए, इंसान बूढ़ा क्यों हो जाता है? अरे भाई, ये तो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, ये तो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, जिन प्रक्रियाओं के द्वारा तो कोई भी चीज जो होगी, ध्यान में रखा कीजिए, इंसान जो है वो बूढ़ा भी होगा। प्राकृतिक सारी प्रक्रियाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा जैसे जैसे हम लोग हमारा शरीर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारे शरीर के अंतर्गत क्या हो जाती है, डिफरेंट जो हमारे पास हॉर्मोन्स है, ये हमारे पास जो अलग अलग ग्रंथियां हैं, इनके द्वारा सेक्रेशंस जो हो जाता है, ये सेक्रेशंस जो होता है इसमें अंतर होना शुरू हो जाता है। तो कई सारी प्रक्रियाएं होती है, कोई एक प्रक्रिया थोड़े हो जाती है जिससे मैं आपको डायरेक्ट ये बता दूं कि हाँ भैया ये प्रक्रिया हो जाती है। कई सारी चीजें हैं बच्चों, ठीक है, कई सारी इसके अंदर प्रक्रियाएं होती है, जिन प्रक्रियाओं के अंतर्गत ये सारी चीजें देखने को आपको मिलती है। हाँ, स्पैम मत कीजिए। देखिए, बहुत सारे साथी जो हैं इतना कुछ समझाने के बावजूद भी क्या करते रहते हैं, स्पैम करते रहते हैं। आपके प्रश्नों का देखिए, एक एक प्रश्नों का मैं जवाब देता हूँ, ठीक है, एक एक प्रश्नों का जवाब देता हूं, लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि आप लोग भी कोऑर्डिनेशन बना कर रखें, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं किसके विषय में, सल्फर के विषय में। अगला हमारे पास कौन सा है बच्चों, सल्फर है। सल्फर, जिसको और शाब्दिक हिंदी में आप लोग गंधक भी कहते हो। सल्फर जो होता है इसको और शाब्दिक हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गंधक भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि ये क्या हो जाता है। तो ध्यान में रखा कीजिए कि ये जितनी भी प्रोटीन है, सभी प्रोटीनों का, सभी एंजाइमों का, ठीक है, और सह एंजाइमों का क्या होता है, यह घटक होता है। मतलब इससे मिलकर बने हुए हैं। प्रोटीनों की आप बात कीजिए, एंजाइमों की बात कीजिए या सह एंजाइमों की बात कीजिए, उन सभी में किसकी मात्रा पाई जाती है, सल्फर की मात्रा पाई जाती है। तो याद रखा कीजिए बच्चों कि यह सभी प्रोटीनों, यह सभी प्रोटीनों कॉमा एंजाइमों, एंजाइमों तथा सह एंजाइमों का घटक होता है। सह एंजाइमों का घटक होता है, घटक होता है, ठीक है। यह सभी प्रोटीनों, एंजाइमों तथा सह एंजाइमों का घटक होता है। इट इज द component of all the proteins, enzymes, all the proteins comma enzymes and coenzymes, enzymes and coenzymes, coenzymes या सब एंजाइम्स कह सकते हैं, कि सभी प्रोटीनों का ये जो होता है घटक होता है, मतलब कि इससे मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। ये कहां से यार कुछ भी सवाल पूछ, सर आदमी मरता है तो क्या बनता है? अरे गुरु, आदमी कार्बन से मिलकर बना हुआ है, तो शरीर का डिकम्पोजिशन होगा तो कार्बन में ही तो चेंज होगा। अंततः किस में चेंज होगा, कार्बन में ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। सवाल पूछो, जो चीज पढ़ा रहा हूं कहीं से कुछ भी पूछना शुरू कर देते हो। अब देखिए, अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाती है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो होता है वो खराब हो जाता है बच्चों। तो ध्यान में रखा कीजिए, इसकी कमी से प्रोटीन की उपापचय प्रक्रिया खराब हो जाती है। इसकी कमी से प्रोटीन की उपापचय प्रक्रिया, प्रोटीन की उपापचय प्रक्रिया खराब हो जाती है, प्रक्रिया खराब हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। इट्स डिफिशियंसी कॉजेज, इट्स डिफिशियंसी
causes faulty metabolism process of protein. Faulty metabolism process of protein, यानी प्रोटीन का सही ढंग से क्या हो जाता है, उपापचय नहीं हो पाता है, इसका सही ढंग से पाचन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपको फाल्टी प्रक्रिया हो जाती है किसकी, प्रोटीन उपापचय की प्रक्रिया जो होती है वो खराब हो जाती है बच्चों। ठीक है, अब बात करें कि ये जो हमारे पास गंधक है, सल्फर है, इसके मुख्य स्रोत क्या हैं बच्चों, इसकी मेन सोर्सेस क्या है, मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए मेन सोर्सेस की बात कीजिएगा तो ये अंडों में पाया जाता है, ध्यान में रखा कीजिए, ये मांस के अंदर पाया जाता है, और जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दुग्ध उत्पाद हैं, चाहे आप बटर की बात करते हैं, आप चाहे चीज़ की बात करते हैं, तो उनमें पाया जाता है। तो इसके मुख्य स्रोत की बात करेंगे तो दुग्ध उत्पाद हो गए, दुग्ध उत्पाद हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए बच्चों, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए। इसके बाद देखिए मांस हो गया, मीट हो गया, ठीक है, इसमें अंडे हो गए बच्चे, एग हो गया। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इसके मेन सोर्स होते हैं, ये सारे मेन सोर्स होते हैं। कमजोरी किस विटामिन की कमी से आती है, यार कमजोरी स्पेसिफिक कोई ये नहीं हो जाता है, अलग अलग विटामिन के थ्रू से अलग अलग रोग हो जाता है। शारीरिक कमजोरी जो होती है, ये शारीरिक कमजोरी किसी भी पोषक तत्व की कमी से हो जाएगी। इसके लिए विटामिन को ही आप क्यों कह रहे हुए हो, किसके लिए विटामिन को ही क्यों कर रहे हो। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो दुग्ध उत्पाद हो गए, मांस हो गए, अंडे हो गए, तो ये इसके क्या हो गए, मुख्य स्रोत हो गए। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये जो है इसकी हमारे पास आवश्यकता कितनी होती है, दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, तो बहुत कम मात्रा में, लगभग 1.2 मिलीग्राम के आसपास इसकी दैनिक आवश्यकता होती है। ठीक है, इसकी दैनिक आवश्यकता क्या होती है, दैनिक आवश्यकता क्या होती है, डेली रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है इसकी, तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट जो हो जाती है 1.2 मिलीग्राम हो जाती है। बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन ये भी अगर डिफिशियंसी हो जाए, सह एंजाइम क्या हो जाते हैं, सह शब्द जहां भी लगा हुआ रहता है इसका मतलब होता है कि उसकी हेल्प करने वाला, एंजाइम को हेल्प करने के लिए जो दूसरा एंजाइम बनता है उसको कहा जाता है सह एंजाइम। जैसे हिंदी का एक शब्द है सहपाठी, सहपाठी का मतलब क्या होता है, आपका दोस्त जो आपके साथ पढ़ता है तो वो आपकी मदद करता है, तो वो क्या हो गया, सहपाठी हो गया। उसी तरीके से सह एंजाइम का मतलब हो गया कि एंजाइम के साथ दूसरा एंजाइम जो एंजाइम को मदद कर रहा हुआ है, तो वो क्या हो गया, को एंजाइम हो गया। ठीक है, को एंजाइम हो गया, मतलब उसका साथी जो उसको हेल्प कर रहा हुआ है। ठीक है, कौन सा आपका क्वेश्चन है रोशन जी जिसका मैंने आंसर नहीं दिया मेरे भाई। ठीक है, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट घटक का मतलब होता है कि किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है। कंपोनेंट जो होता है, कंपोनेंट का मतलब होता है घटक। अब मैं आपसे पूछूं कि रजाई बनाना है तो रजाई का घटक क्या है, तो भैया रजाई बनाने के लिए क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, रुई चाहिए, धागा चाहिए। तो कपड़ा, रुई, धागा ये सारे क्या हो गए, रजाई के घटक हो गए, जिससे रजाई बनता है। ठीक है भैया। अब आपको शर्ट बनाना है तो शर्ट के घटक क्या हो सकते हैं, कपड़ा चाहिए, धागा चाहिए, बटन चाहिए, चेन चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, इसके घटक हो जाएंगे। कंपोनेंट का मतलब हो जाता है कि किस चीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिस चीज से मिलकर बना हुआ है। कमजोरी किस विटामिन, किसी पार्टिकुलर विटामिन की कमी से कमजोरी नहीं आती है भैया। आप मुझसे ये पूछिए शारीरिक दर्द किससे होता है, बाल किससे झड़ते हैं, ठीक है, पेलाग्रा बीमारी किससे होती है, बेरी बेरी किससे होती है, ये सब विटामिनों की कमी से होने वाली बीमारी है। शारीरिक कमजोरी कहाँ लिखा गया हुआ है, शारीरिक कमजोरी, हड्डियां जो होती है, हड्डियां कमजोर हो जाएगी विटामिन डी की कमी के कारण। शारीरिक कमजोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई विटामिन नहीं है। आप किसी भी पुस्तक में आप देखिए कहाँ लिखा हुआ है कि इस विटामिन की कमी से शारीरिक कमजोरी होती है मेरे भाई। विटामिन जो होता है, आपको बताया था, कार्बनिक पदार्थ होता है जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। कमजोरी शारीरिक जो आएगी ये मूल रूप से जो मेन पदार्थ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है,
प्रोटीन है, फैट है, इन सब के चलते। ठीक है, गांव के लोग कहते हैं कि शरीर मिट्टी से बना हुआ है, तो बहुत बढ़िया है, फिर विज्ञान पढ़ने की जरूरत ही क्या है कि नहीं जी? फिर विज्ञान पढ़ने की तो कोई जरूरत ही नहीं है अगर गांव के लोग कहते हैं। यही सब बातें किया करो, ऐसे ही रोचक बातें करने के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं, है कि नहीं? कल से साइंस बंद कर देते हैं और यही कहते हैं कि सर गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा हो जाता है। ठीक है, वो उन्हीं सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। गांव के लोग कह देते हैं डेंगू हो जाता है तो बकरी का दूध पीजिए, ठीक है, पपीते का पत्ता पीजिए, है ना? सारे जो दादी माँ के नुस्खे हैं उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, है कि नहीं? आज का विज्ञान ये कहता है कि भैया जो है टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किया जा सकता है, लेकिन गांव में तो लोग यही कहते हैं कि भैया लड़का या लड़की जो है ये भगवान की देन है, ईश्वरीय देन है। विज्ञान का तो फिर कोई नाम ही मत लिया करो, है कि नहीं? थोड़ा पढ़ लिया करो मैं बाबू, है कि नहीं? मस्ती में हमेशा रहते हो आप लोग, है कि नहीं? चलो, तो सल्फर के विषय में मैंने आप लोगों से बात कर लिया। आओ बात करते हैं अगले मिनरल्स को, देखते हैं। अगला मिनरल्स हमारे पास कौन सा है बच्चे? कोबाल्ट है। ठीक है, कोबाल्ट। अरे आंखों की कमी नहीं होती है, रतौंधी होती है गुरु। आंखों की कमी कौन सी बीमारी होगी? एक से एक यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि कमेंट नहीं पढ़ते हो। ये कहाँ से स्पेशल तथ्य उठा के ले आते हो तुम लोग, हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग? कोबाल्ट देखो, चलो यहां ध्यान दो, कोबाल्ट CO। ठीक है, तो कोबाल्ट के विषय में बात करते हैं बच्चों की। कोबाल्ट जो होता है ये क्या हो जाता है? तो कोबाल्ट जो होता है यह किसका घटक हो जाता है? हेयर फॉल क्यों होता है? हेयर फॉल तो विटामिन की कमी से होता है। हेयर फॉल में तो विटामिन है। हेयर फॉल कहां पूछा हुआ था? ठीक है, हेयर फॉल आपको बताया हुआ था ना, विटामिन B7 बायोटीन। पढ़ लिए हो, उसके बाद उससे सवाल पूछते, इसका मतलब कि वो चैप्टर ध्यान से पढ़ा ही नहीं। विटामिन B7 यानी कि जिसको विटामिन HB कहा जाता है, उसकी कमी से आपको बताया हुआ था कि बाल गिरते हैं। चलिए, कोबाल्ट जो होता है यह किस चीज का मूल घटक होता है, इसके विषय में बात करते हैं। बहुत बढ़िया, देखो आयुष ने इसको पकड़ लिया कि सर विटामिन B12 का यह प्रमुख घटक होता है, क्योंकि वहां पर बताया था विटामिन B12 का नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन होता है। तो वो कोबाल्ट धातु उसमें पाई जाती है। तो ये किसको बनाता है? विटामिन B12 को बनाता है। तो ध्यान में रखा कीजिए, यह विटामिन B12 का प्रमुख घटक होता है। यह विटामिन B12 का B12 का प्रमुख घटक होता है, प्रमुख घटक होता है। ठीक है, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12। इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12। तो B12 का यह क्या हो जाता है? आपको मेन घटक हो जाता है। यस, कोबाल्ट। बताया तो रमन यार, सुनते नहीं हो। अभी तो बताया बाबू कि B7 के कमी से क्या हो जाता है? बाल गिरते हैं, विटामिन B7 की कमी से। ठीक है, चलिए, साइनोकोबालामीन हो गया। सर प्लीज मैथ की दूसरी फैकल्टी लेकर आओ। तो भैया ये आपने गजेंद्र जी का नंबर है ना आपके पास, गजेंद्र जी से बात कीजिए, वही इसमें बात कर सकते हैं। गुरु की कौन सा टीचर आप चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है बाबू। ठीक है, तो ध्यान में रखा कीजिए, आप गजेंद्र जी से बात कीजिए। गजेंद्र जी को आप लोग पहचानते ही हैं, सभी के सभी लोग। अब इसकी कमी से क्या होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, एनीमिया रोग होगा। इसकी कमी से, कोबाल्ट की कमी से क्या हो जाएगा? एनीमिया। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, its deficiency causes anemia disease, causes anemia disease। ठीक है, वहां भी पढ़ाया हुआ था, विटामिन में भी पढ़ाया हुआ था। ठीक है, चलिए भैया बढ़िया, मैं दिख रहा हूं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके मधुर वचन के लिए। ठीक है, स्रोत की बात करते हैं बच्चों की। स्रोत क्या है? तो ध्यान में रखिए, दूध, पनीर, मांस, ये सारे क्या हैं? कोबाल्ट के प्रमुख स्रोत हैं। तो स्रोत की अगर आप बात कीजिएगा, सोर्सेस की बात कीजिएगा बच्चों,
तो दूध हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। मिल्क तो आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूं कि मिल्क क्या होता है, कंप्लीट फूड होता है, तो मिल्क में आपको सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। पनीर हो गया, मिल्क प्रोडक्ट से ही बना हुआ है, पनीर हो गया, चीज हो गया, चीज हो गया, मांस हो गया, मीट हो गया, तो ये सारे क्या हैं आपके पास इसके प्रमुख स्रोत हैं इत्यादि। ये सारे से आपको कोबाल्ट की प्राप्ति होती है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे क्या हैं आपके पास कोबाल्ट की प्राप्ति होती है। चलिए आयरन की कमी से भी बात करेंगे, वहां भी हीमोफीलिया, आयरन भी जो होता है, ये जो होता है आपको ब्लड बनाने में मदद करता है। अभी आयरन भी आएगा, क्यों घबरा रहे हुए हो, अभी तो जस्ट शुरू किया हुआ है, आयरन भी आएगा। कोबाल्ट की भी आवश्यकता कितनी होती है, कोबाल्ट की भी आवश्यकता 1.2 मिलीग्राम होती है। तो अगर इसकी दैनिक आवश्यकता के विषय में बात करें, दैनिक आवश्यकता के विषय में बात करें बच्चों की, डेली रिक्वायरमेंट इसकी कितनी होती है, तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट जो हो जाती है ये आपके पास 1.2 मिलीग्राम इसकी भी। ये चीज याद रखिएगा कि किस में काम करता है और डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये ज्यादातर आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है खनिजों से, तो ये चीज आपको ध्यान में बच्चों रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए अगला देखिए, फ्लोरीन है, फटाफट एक और ले लेते हैं आज की क्लास में, फ्लोरीन के विषय में बात कर लेते हैं बच्चों, फ्लोरीन के विषय में। फ्लोरीन के विषय में बात कर लेते हैं कि ये जो फ्लोरीन हो जाता है, इस फ्लोरीन के क्या क्या फायदे हैं हमारे पास। फ्लोरीन जो होता है, इस फ्लोरीन ये किस कार्य में मदद करता है, ठीक है। बिल्कुल 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 शानू जी, शानुका, अच्छा जो भी आपका नाम है, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, ये नोट्स काफ़ी हैं। आप लोगों को जितने पॉइंट बता रहा हूं इसमें छोटा नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को ऑलरेडी मैं रिफाइंड चीज़ें पढ़ाता हूं। आप अगर एप्लीकेशन की क्लास को पढ़ रहे हुए हो, सारे नोट्स बना रहे हुए हो, तो इतना आप ध्यान में रखा कीजिए, आगे आपको और किसी भी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। आगे किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इतना काफी है। दैनिक आवश्यकता का मतलब क्या होता है, यानी रोज जो आप भोजन करते हैं उस भोजन में उस पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये हो गया दैनिक आवश्यकता, डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो फ्लोरीन होता है, ये फ्लोरीन क्या हो जाता है, तो ध्यान में रखा कीजिए कि ये इनामल और दंत क्षरण को नियमित करता है। आप सबको पता है आपके दांतों के ऊपर एक पदार्थ का लेप पाया जाता है जो दांतों के अंदर चमक बनाता है, साथ ही साथ दांतों को मजबूती प्रदान करता है, और ये मानव शरीर के अंदर पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है जिसका नाम क्या बोलते हैं, इनामल बोलते हैं। तो ध्यान में रखा कीजिए ये जो फ्लोरीन होता है यह इनामल तथा दंत क्षरण को नियमित करता है, यह इनामल तथा दंत क्षरण को नियमित करता है, नियमित करता है, नियमित करता है, ठीक है, यानी नियंत्रित करता है। इट रेगुलेट्स इनामल एंड टूथ डीके या टीथ डीके, ठीक है। तो दंत क्षरण को यह क्या करता है बच्चों, नियमित करता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर कि अगर इसकी मात्रा अधिक हो या कम हो तो क्या हो जाता है, तो इसकी मात्रा अधिक या कम होने से दांतों के अंदर क्या होती है, कमजोरी आती है, ठीक है। इसकी मात्रा अधिक या कम होने से, अधिक या कम होने से, कम होने से दांतों में कमजोरी या दांतों की कमजोरी उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। चमक नहीं रहेगी, दांत स्ट्रांग नहीं रहेंगे बच्चों, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इट्स डिफिशियंसी कॉजेज, इट्स डिफिशियंसी causes
वीकनेस ऑफ टीथ, वीकनेस ऑफ टीथ, तो दांतों की जो होती है कमजोरी जो होती है वह देते हैं। दांतों का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? दांत जो होते हैं हम लोग कहते हैं कि दांत दूध की तरह सफेद होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। दांत जो होते हैं, याद रखा कीजिएगा, दांतों का नेचुरल कलर जो होता है ये हल्का पीलापन, बहुत अधिक नहीं, हल्का पीलापन पाया जाता है। ये हल्का पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इनामेल की उपस्थिति के कारण होते हैं। बाकी हम लोग बोल देते हैं कि दूध के तरह दांत चमक रहे हैं। दांत जो होता है इसका रियल कलर जो होता है, यह ध्यान में रखा कीजिए, ये हल्का पीलापन इसमें देखने को मिलता है। अब फ्लोरीन मिलता कहाँ से? तो दूध से मिलता है और पेयजल से मिलता है। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें फ्लोरीन की मात्रा होती है। तो इसके मुख्य स्रोत की बात करें कि इसका मुख्य स्रोत क्या है, मेन सोर्सेस क्या हैं इसके, तो इसके जो मेन सोर्सेस हैं ये दूध है तथा पेयजल है, पेयजल है, ठीक है। मिल्क एंड ड्रिंकिंग वाटर, मिल्क एंड ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, तो ये क्या हो जाते हैं? ये इसके मुख्य स्रोत हो जाते हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है। इनामल की कमी होगी, दांतों में चमक नहीं है बाबू, तो और क्या बताऊं इसका। दैनिक आवश्यकताओं की बात करते हैं तो लगभग 2.5 मिलीग्राम के आसपास इसकी आवश्यकता होती है, याद रखा कीजिए। इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, दैनिक आवश्यकता कितनी है इसकी? दैनिक आवश्यकता जो होती है बच्चों इसकी डेली रिक्वायरमेंट, ये डेली रिक्वायरमेंट इसकी लगभग आपके पास होती है 2.5 मिलीग्राम, 2.5 मिलीग्राम के आसपास इसकी दैनिक आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए, इतनी बातें जो होती है, इतनी बातें आप लोगों को आज की क्लास में ध्यान में रख लेना है, ठीक है, और इसको रिवीजन करके आना है। शेष बचे हुए जो मिनरल्स हैं, इन सभी मिनरल्स को हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास जो है समय समाप्त हुआ है। नेक्स्ट मेरी क्लास है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देंगे और अगली क्लास में यहाँ से पीछे देखेंगे। चलिए, पिछली स्लाइड को दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, ये सारी स्लाइड्स आप लोगों के पास चली जाएगी। पिछली स्लाइड्स को आप देख सकते हैं, कोबाल्ट के ऊपर हमने बात किया हुआ था, ठीक है। चलिए, तो बाकी जो सारी चीज़ें हैं ये स्लाइड्स आप पर चली जाएगी, ठीक है। आज का समय जो है समाप्त हो गया है, तो मैं अगली क्लास में आऊँगा कल की क्लास में और इससे आगे की बातों में आपसे करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप